हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का अध्याय 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके आधार पर अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाए, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, ये सारी चीजें जब मिलके जो विश्लेषण करती हैं तो उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो क्या सम्मिलित होता है? व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने परिभाषा में क्या देखा कि छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग। तो यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत इकाई, वही आ जाएगा, है ना। छोटे छोटे चर, यह भी आ जाएगा। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यह भी शामिल हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जो कंज्यूमर होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? यहाँ उपभोक्ता की बात की जा रही है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ उपभोक्ता की। जब उपभोक्ता बस की बात की जाएगी तो वह किस में होगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अभी हमने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने देखा था कि जब एक व्यक्ति, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का जो अध्ययन होता है वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आ राष्ट्रीय आय, बा पूर्ण रोजगार, सा कुल उत्पादन, और दा है उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय का भी होता है, पूर्ण रोजगार का भी होता है, और कुल उत्पादन का भी अध्ययन होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दा उपर्युक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर पूछा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनकी कौन कौन सी ब्रांच हैं? तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? भूमि होता है, क्योंकि बिना भूमि के तो उत्पादन होगा ही नहीं। भूमि, श्रम, पूंजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी उत्पादन के लिए साधन हैं। माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो जो माइक्रो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है?
अरबी भाषा से, ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषा से या अंग्रेजी भाषा से? वो किस भाषा या किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीक। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा है रैगनर फ्रिस के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है रैगनर फ्रिस। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये आप लोग 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सा, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा है? तो यह कहा है रॉबिन्स ने कि जो अर्थशास्त्र होता है चयन का तर्कशास्त्र होता है। चयन मतलब आपको याद होगा कि जो रॉबिन्स ने था उन्होंने दुर्लभता का सिद्धांत बनाया था, दुर्लभता संबंधी विचारधारा रखी हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, और उन सीमित साधनों के द्वारा ही हम अच्छी तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? चयन करना। तो चयन का तर्कशास्त्र किसने माना? रॉबिन्स ने माना है। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? आर्थिक क्रियाएं, यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं की बात की जा रही है, तो आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आ है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बा है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सा, आ और बा दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि असीमित आवश्यकताएं होती हैं। एक मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। और साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। तो असीमित आवश्यकताओं की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं और सीमित साधनों से जुड़ी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वे दोनों ही अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों ही। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो कल्याण संबंधी जो विचार थे, विचारधारा थी, वह किसके द्वारा दी गई थी? मार्शल के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग रैगनर फ्रिस ने किया था। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मतलब कौन है जो ये मानते थे कि भी अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो कल्याण संबंधी परिभाषा किसकी है? मार्शल की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्शल। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो उत्पत्ति का साधन नहीं है, मतलब उत्पादन में सहयोग नहीं करता। भूमि उत्पत्ति का साधन है, श्रम उत्पत्ति का साधन है, मुद्रा मतलब मनी और पूंजी मतलब कैपिटल, है ना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सा, मुद्रा। मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता था? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे, बी से कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं। तो ये किस विचारधारा के हैं? ये आप लोग खोज करिएगा। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो यह कहा है फ्रेडमैन ने। फ्रेडमैन ने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले रैगनर फ्रिस ने व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग किया था।
कीमत सिद्धांत का विश्लेषण विषय वस्तु है। किसकी विषय वस्तु है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र आप जान चुके हैं कि जहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा योगात्मक अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय विश्लेषण, आय व रोजगार सिद्धांत, उपर्युक्त सही। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सही। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति का विश्लेषण नहीं किया जाता क्योंकि ये समष्टि में किया जाता है। राष्ट्रीय आय का यह भी समष्टि में किया जाता है। प्रशुल्क नीति का वह भी समष्टि में किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों समष्टि अर्थशास्त्र में इनका विश्लेषण किया जाता है। एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। तो एक फर्म, एक उद्योग आप जानते ही हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक मात्राओं से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाएं हमारे अनुकूल हैं अथवा नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में किया जाता है। आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र होता है वह बताता है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह हमारे अनुकूल हैं अथवा नहीं हैं। अब है प्रश्न दूसरा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। किसने कहा है? प्रोफेसर शुल्ज ने कहा है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के आधार पर किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? पूर्ण रोजगार की मान्यता व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानी जाती है। उपभोग अर्थशास्त्र का कौन सा विभाग है? उपभोग अर्थशास्त्र का पहला विभाग है। आप जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये 5 विभाग अर्थशास्त्र के होते हैं, जिनमें पहला विभाग होता है उपभोग, दूसरा विभाग उत्पादन होता है, जिसमें विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वह अर्थशास्त्र कहलाता है। वह अर्थशास्त्र कौन सा अर्थशास्त्र कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, सीमांत विश्लेषण किस अर्थशास्त्र का यंत्र है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन सी क्रिया है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। किस अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से होता है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्र है जिसका संबंध क्या है? मतलब वो बताता है कि ये क्या चीज है ना, ये क्या है, इसको बताता है। वो कौन से अर्थशास्त्र में बताता है? सकारात्मक अर्थशास्त्र में बताता है। सकारात्मक भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, वास्तविक विज्ञान भी कह सकते हैं। वास्तविक विज्ञान, सकारात्मक अर्थशास्त्र या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। क्रिया विधि की अनुकूलता या प्रतिकूलता को कौन सा अर्थशास्त्र बताता है? तो क्रिया विधि की अनुकूलता मतलब ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये कौन सा अर्थशास्त्र बताता है? यह बताता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत विश्लेषण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक नियोजन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सूती कपड़ा उद्योग का अध्ययन समष्टि आर्थिक अध्ययन है या व्यष्टि आर्थिक अध्ययन? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है, क्योंकि सूती कपड़ा उद्योग की बात की जा रही है, मतलब बहुत पूरे एरिया की बात नहीं की जा रही है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ पर कपड़ा उद्योग की बात की जा रही है, इसलिए यह व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है? जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। कीमत तंत्र से क्या आशय है? कीमत तंत्र से आशय मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से है, जिनके माध्यम से वस्तुओं की कीमत निर्धारित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 4 गुण लिखिए। मतलब प्रश्न ऐसे आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता लिखो, या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 4 गुण लिखिए। तो पहला गुण देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसका प्रमुख विषय क्या होता है? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण। दूसरा गुण है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। तीसरी विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। और चौथी विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। मतलब माना जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूर्ण रोजगार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता समझाइए। महत्व और उपयोगिता एक ही कहलाता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक होता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। आर्थिक नियमों के निर्माण में भी सहायक होता है। व्यक्तिगत इकाइयों की कार्य कुशलता वृद्धि में सहायक होता है। और सरकार की जो आर्थिक नीति के निर्माण में, क्योंकि सरकार की जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं उनके निर्माण में भी यह सहायता प्रदान करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या दोष लिखिए। तो पहला दोष इसका यह है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं चलता है। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे अवास्तविक मान्यता कौन सी? तो सबसे पहले तो यह मानता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, जबकि यह संभव नहीं है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होना, यह इसका सबसे बड़ा दोष या सीमा है। कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं है, क्योंकि सारी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिल जाए यह संभव नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र में वे मिलना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 की महामंदी का वर्णन करें। सन 1929 ईस्वी में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन और रोजगार के स्तरों में भारी कमी आई। इस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल उत्पादन में लगभग 33% की गिरावट आई। और इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था के संबंध में नए तरीके से सोचने पर विवश कर दिया, क्योंकि अभी क्या चल रहा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रहा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग सोचा जा रहा था। ठीक, अब जब ये समस्या उत्पन्न हुई तो इसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब समग्र का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को
टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में योग करने की क्रिया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के में उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, अथवा सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र की अंतः निर्भरता को बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। उनका क्षेत्र भी अलग अलग है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहाँ कीमतें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में आय की धारणा महत्वपूर्ण समझी जाती है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक और सहयोगी हैं। दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे की सीमाओं व विश्लेषण संबंधी कठिनाइयों का समाधान करती हैं, और दोनों का ही विकास एक दूसरे पर निर्भर होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र के सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक फर्म में उद्योग द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी केवल उस फर्म में अथवा उद्योग में श्रमिकों की मांग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दूसरी स्थानीय फर्मों में दी जाने वाली मजदूरी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी की दर पर भी निर्भर करती है। इसी तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र के सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यह आवश्यक नहीं कि सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। वास्तविक स्थिति की जानकारी करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र को समझाइए। सकारात्मक अर्थशास्त्र या वास्तविक अर्थशास्त्र, इसका नाम वास्तविक अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से? सकारात्मक अर्थशास्त्र या वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। यह केवल क्या है, मतलब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो क्या बताता है, क्या है, मतलब ये क्या चीज है का अध्ययन करता है। इसे वास्तविक विज्ञान होने के नाते किसी की अच्छाई बुराई के बारे में देना नहीं है, मतलब कि ये क्या है बस इतना इसने बता दिया, अच्छा है या बुरा है ये नहीं बताता है। यह क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए आदि विवादों में नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए बजट के समय लगाए गए करों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वह यह नहीं बताएगा कि यह कर अच्छे हैं अथवा बुरे हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें, जो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है या सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है, वह यह बताता है कि यह क्या है। मानक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? मानक अर्थशास्त्र यह बताता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे होना चाहिए। अभी हमने क्या देखा था, वास्तविक विज्ञान जिसमें ये बता रहा था कि क्या है, ठीक है, क्या है बता दिया, लेकिन जो मानक अर्थशास्त्र होता है वह यह बताता है कि कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए। मानक अर्थशास्त्र में लोग तथ्यों पर विचार किए बिना अपनी राय और निर्णय बताते हैं। ये अच्छी और बुरी नीतियों तथा उनके निर्णय का उपयोग करके सही और गलत कार्यवाही के विषय के बीच भेद करते हैं। मतलब इसमें बताता है कि अच्छा है या बुरा है, इस चीज का विश्लेषण करता है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में हमने क्या देखा था, अभी हमने सकारात्मक अर्थशास्त्र में देखा था कि जो आर्थिक बयान होते हैं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए परीक्षण किया जा सकता है, मतलब क्या है। जबकि जो मानक मतलब होता है आदर्शात्मक विज्ञान, मानक अर्थशास्त्र अर्थात आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या विज्ञान। तो जबकि मानक अर्थशास्त्र क्या है इससे संबंधित है, क्या है नहीं, क्या होना चाहिए इससे संबंधित है।